एम डॉक्टर नीतू माथुर और बीएससी पार्ट 2 के पेपर 2 में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनके जो द्वारा स्रावित हार्मोन्स हैं वो किस तरह से ब्लड स्ट्रीम में डाल दिए जाते हैं और वो टारगेट ऑर्गन पर जाकर अपना काम करती हैं, वो सब हमने लास्ट में देखा था। नाउ अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो मास्टर एंडोक्राइन ग्रंथ होती है पिट्यूटरी, उसकी क्या संरचना है और किस तरह से दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती हैं, उनके स्रावों को कंट्रोल करती हैं, हमने देखा। तो पहली जो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पिट्यूटरी से कंट्रोल है, इट इज थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है वो हम यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं कि वो गर्दन में, नेक में उपस्थित है। ये एडम्स एप्पल है, उसके नीचे की तरफ उपस्थित होती है, 2 लोब्स में दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये ट्रेकिया है, कार्टिलेज ट्रेकिया का, उसके ऊपर ये थायराइड ग्रंथि है पिंक कलर की। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और जो बीच में स्थेमस से जुड़ा हुआ रहता है, एडम्स एप्पल के नीचे उपस्थित है। इसको हम हार्ड बोन भी बोलते हैं, इसके नीचे ये उपस्थित है। तो ये जो ग्रंथि है वो नेक के नीचे, एडम्स एप्पल के नीचे उपस्थित है। इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, उपापचयी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करती हैं, ब्रीदिंग को, बॉडी टेम्परेचर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट रेट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मसल स्ट्रेंथ, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल और पेरिफेरल, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को, बॉडी वेट को, सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो जो थायराइड होती है उसके अंदर 3 फीचर्स प्राइमरी देखे जाते हैं: फॉलिकल्स, पुटिकाएं, पुटिका कोशिकाएं और पैराफॉलिकुलर सेल्स। और इनको फर्स्ट डिस्कवर किया था जियोफ्री वेबस्टर ने 1664 में। फॉलिकल्स जो होती हैं वो छोटी स्फेरिकल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हैं जो कि 0.02 से लेकर 0.9 मिलीमीटर डायमीटर की होती हैं। स्फेरिकल सेल्स फॉलिकल्स, पुटिकाएं, और वो थायराइड के फंक्शन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। उनके चारों तरफ जो रिम होती है उसमें ब्लड की सप्लाई होती है, नर्व होती हैं, लिम्फेटिक प्रेजेंस होती हैं जो कि कोलॉइड को सराउंड करती हैं। और इस कोलॉइड के अंदर जो थायरोग्लोबुलिन उपस्थित होता है और आयोडीनेटेड ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि आगे चलकर थायराइड हार्मोन्स का निर्माण करता है। फॉलिकुलर सेल्स की जो कोर है वो सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, ये देखिए, कंट्रोल करती हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स जो स्टिमुलेट होती हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है और ये खुद अपने आप को इसका कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। तो एक चेन है और फिर अल्टीमेटली इस कोलॉइड के अंदर T3 और T4 का निर्माण होता है। फॉलिकुलर सेल्स के बीच में स्कैटर्ड रहती हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो स्फेरिकल फॉलिकल्स के बीच बीच में स्पेसिंग या पैराफॉलिकुलर सेल्स उपस्थित होती हैं और इनका काम कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित करना है, तो इन्हें हम सी सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, 2 इंच लंबी इस थायराइड ग्रंथि जो ग्रंथि है उससे 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं, T3 एंड T4। तो जो हमारे थायराइड जो ग्रंथि है वो आयोडीन को, हमारे फूड से आयोडीन को निकालती है और फिर अपने हार्मोनों का निर्माण करती हैं। और T3 और T4 का लेवल जो है वो ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए और कंट्रोल में रहना चाहिए। इसका कंट्रोल जो होता है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के द्वारा होता है। इसके बढ़ने से या इसके घटने से बीमारियां हो जाती हैं। ये देखिए, ये है कंट्रोलिंग फैक्टर, ये ब्रेन में ये सैलाटोसिका के अंदर उपस्थित है पिट्यूटरी और ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है जिसमें कि तंत्रिकाओं के गुच्छे उपस्थित होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये ट्रॉपिक हार्मोन स्रावित करते हैं, थायराइड ट्रॉपिक हार्मोन। थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी तक आते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोपोर्टल सिस्टम के द्वारा, रक्त द्वारा, और यहाँ आकर पिट्यूटरी की, अग्र पिट्यूटरी की एडिनोहाइपोफिसिस की कोशिकाओं को उद्दीपित करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है वहां से और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग पिट्यूटरी का हार्मोन है ये आता है थायराइड पे और फिर थायराइड अपनी T3 और T4 ट्राइआयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन को रिलीज करता है। फिर जब इनका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो पुनः ये संदेश जाता है पिट्यूटरी से, नेगेटिव संदेश कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से फिर ये नेगेटिव संदेश हाइपोथैलेमस पे जाता है कि इसका प्रोडक्शन अब कम होना चाहिए या रुकना चाहिए। तो फिर हाइपोथैलेमस एक नेगेटिव फीडबैक जो है वो उसके जरिए इसके सिक्रीशन को कम करती है
एक लूप जो है, नेगेटिव फीडबैक लूप चलता है। इसको एक सर्च, जस्ट एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि जो थायराइड हार्मोन है वो थायराइड के एक इंडिविजुअल फॉलिकुलर सेल में किस प्रकार से बनता है। फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो अंत्य प्रदेवी जालिका है कणिका में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो थायराइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा थायरोग्लोबुलिन सिक्रीट होता है, थायरोग्लोबुलिन बनता है। ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये एक्सोसाइटोसिस के द्वारा इस अंत्य सेल कोशिका में से निकलता है, अंत्य प्रदेवी जालिका में से निकलता है, इस कोशिका में से निकलता है और फिर थायराइड के फॉलिकल में आ जाता है। इस तरह से इसके ल्यूमन में आ गया एक्सोसाइटोसिस के द्वारा थायरोग्लोबुलिन। उसी दौरान सोडियम आयोडाइड भी अंदर कोशिका के अंदर आता है एक्टिव एक मैकेनिज्म के द्वारा, और फॉलिकल के ल्यूमन में ये आयोडीन जो है वो एंटर हो जाता है। जिस तरह से आयोडीन आया और ये फॉलिकल के ल्यूमन के अंदर, ये ल्यूमन जो है उस ल्यूमन के अंदर ये आयोडीन जो है वो आ जाता है, और एक ट्रांसपोर्टर होता है उसकी सहायता से ये चलता है। उस ट्रांसपोर्टर को हम पेंड्रिन बोलते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि सोडियम आयोडेट से जो आयोडीन है वो अंदर एंटर करता है कोशिका के अंदर, और पेंड्रिन की सहायता से ये ल्यूमन के अंदर चला जाता है। और आयोडाइड जो होता है वो आयोडीन में बदल जाता है थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के द्वारा। अब यहाँ पर ये आयोडीन हो गया, यहाँ आ गया, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये थायरोग्लोबुलिन जो ये बना है, इस थायरोग्लोबुलिन यहाँ आया, इस थायरोग्लोबुलिन को बहुत जल्दी से आयोडीनाइज्ड कर देता है, और टायरोसिल जो रेसिड्यूज होते हैं उनके साथ में ये मिल जाता है, फिर वापस से फॉलिकुलर सेल में एंटर करता है ल्यूमन से, और फिर इस फॉलिकुलर सेल में थायरोक्सिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन बनता है, और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा T3 और T4 का निर्माण होता है, और T3 और T4 और T3 जो होते हैं वो हमारी बॉडी में निश्चित बैलेंस बनाए रखते हैं। इनका रेगुलेट हमने आपको बताया कि T3 T4 का सिक्रीशन का रेगुलेशन होता है थायरोट्रोपिक हार्मोन से, जो कि रिलीज होते हैं ब्रेन में हाइपोथैलेमस में। वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी स्रावित करता है, फिर ये पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कहाँ पहुँचाता है, थायराइड में, और फिर थायराइड के अंदर जो कोलॉइड है वो T3 T4 को प्रोड्यूस करते हैं। और TCSS का जो प्रोडक्शन है पिट्यूटरी से, वो डोपामिन, सोमेस्टोस्टिन और ग्लाइकोग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से अरेस्ट भी हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है। थायराइड ग्रंथि जो दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करती है उसे हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बनाए रखता है। जो थायराइड की पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं वो कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करती हैं इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड कैल्शियम। और कैल्सिटोनिन जो क्या काम करता है, ये डिक्रीज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, बोन में से कैल्शियम को निकलने से बचाता है। ठीक है, कैसे बचाता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करता है। ठीक है ना, ये ऑस्टियोक्लास्ट जो ऐसी होती है जो कि ब्रेन के अंदर कैल्शियम का ब्रेक डाउन करती हैं। तो जो बोन होती है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन को एब्जॉर्ब करने का काम कर लेती है, ये एक तरह से ऑस्टियोब्लास्ट। तो जो कैल्सिटोनिन है उसका काम होता है कि वापस से कैल्शियम को बोन में मूव करना। ठीक है ना, तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होती हैं उसके ऑपोजिट ये काम करती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर इस तरह से देखा जाता है कि अगर थायराइड को रिमूव भी कर दें लेकिन पैराथायरॉयड ग्लैंड है अगर, तो फिर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बना रहता है। तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर T3 T4 जो है वो ट्रैवल करती हैं, स्पीड को कंट्रोल करता है हार्मोन जो है वो। और हमने देखा कि ये T3 और T4 जो है उसका ज़्यादा सिक्रीशन अगर बॉडी में हो जाता है तो वो कहलाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, ज़्यादा स्राव, अतिस्राव। और अगर कम सिक्रीशन होता है तो वो कहलाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के कई सारे लक्षण हैं, उनमें एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, मूडीनेस, नर्वसनेस, हाइपर एक्टिविटी, स्वेटिंग और सेंसिटिविटी टू हाई टेम्परेचर, हाथ का कांपना, गर्मी के प्रति सेंसिटिव होना, बालों का झड़ना, मिस्ड और लाइट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं। तो जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में भी टायर्डनेस और फटीग, डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग, ड्राई स्किन और हेयर, डिप्रेशन, कोल्ड एंड टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव, हैवी पीरियड्स, जॉइंट्स एंड मसल पेन्स। और इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर एक्सेसिव प्रोडक्शन जब थायराइड हार्मोन का होता है तो हम उस डिजीज को ग्रेव डिजीज कहते हैं।
ग्रेव डिजीज़ हो जाती है, गॉइटर बनने लग जाती है, गांठें हमको थायराइड के अंदर नज़र आती हैं, और थायराइड एडेमा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, ज़्यादा एक्सेसिव अगर TSH सिक्रीट हो रही है तो फिर इस तरह से ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है तो गांठें बन जाती हैं। तो इन सब सिम्टम्स में हम देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो नुकसानदायक होता है, और काफ़ी लंबा अगर हम हाइपोथायराइडिज्म को मैनेज करें तो वो थायराइड फंक्शन को सप्रेस करने वाले जो जैसे प्रोपाइलोथेरेसिल, कार्बोमेनिजोल और मैथीमेजोल आदि जो है वो काम में ली जाती हैं, या कई बार रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 भी यूज़ करते हैं थायराइड के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि एक्टिविटी उसकी कम कंट्रोल की जा सके। दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हम देखते हैं कि सिक्रीशन जो है वो कम हो रहा है, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होती है, और एब्नॉर्मल वेट गेन, टायर्डनेस, कॉन्स्टिपेशन, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हेयर लॉस, कोल्ड टॉलरेंस, स्लो हार्ट रेट, और इन सब का रीज़न है आयोडीन की कमी। आयोडीन की जब कमी होगी तो थायराइड हार्मोन बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो जो वर्ल्ड वाइड ऑटोइम्यून डिजीज है हैशिमोटो थायराइडाइटिस, वो मोस्ट कॉमन कॉज है डेवलप्ड कंट्री के अंदर, ठीक है। और अदर जो कॉज है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज भी हैं, ठीक है, कंजेनाइटल भी होती हैं, सर्जरी से भी हो सकता है। और जो ड्रग्स होते हैं एमिडेरॉन, lithium amyloidosis and sarcoidosis, some of the hypothyroidism can result in myxedema कोमा भी हो जाता है। तो दो डिजीज आप याद रखिए, हाइपरथायराइडिज्म में ग्रेव डिजीज और हाइपरथायराइडिज्म में मिक्सेडिमा, ठीक है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म जो होते हैं वो हार्मोन थायरोक्सिन की रिप्लेसमेंट से कंट्रोल की जा सकती है। एडिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है, डेली ओरल सप्लीमेंट दिया जाता है, कुछ वीक तक ये सप्लीमेंट दिया जाता है, फिर थायराइड का जो हार्मोन है वो नॉर्मल आता है। तो इस तरह से पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस जो होती है, और जो सुबएक्यूट थायराइडाइटिस होती है, सबएक्यूट, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ में ठीक हो जाती है। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी के कारण जो होती हैं वो डाइटरी सप्लीमेंट से ही सही हो सकती है। थायराइड की दोनों कंडीशंस, हाइपरथायराइडिज्म हो चाहे हाइपोथायराइडिज्म है, दोनों ही कंडीशन सही नहीं होती हैं। थायराइड को अपना लेवल मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि शरीर जो है वो पाचन प्रक्रियाओं को कंट्रोल कर सके, नॉर्मल प्रक्रियाएं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो सके। थैंक यू। दिस इज थायराइड ग्लैंड। देखिए इस तरह से गांठें थायराइड के अंदर बन जाती है जो हाइपरथायराइडिज्म के कारण। दिस शुड नॉट हैपन। थैंक यू।